सुबह का समय होता है और नीलम अपनी देवरानी अनु से लड़ रही होती है। अरे तुम मुझसे छोटी हो, फिर भी तुम मुझसे ऐसे बात करती हो और मुझे हर बात के लिए तुम ऐसे करारे जवाब देती हो। यही संस्कार है क्या तुम्हारे? संस्कार तो मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको नहीं पता। आप हर रोज मुझसे बहस करके सिर्फ अपना समय ही बर्बाद करती हो। जब मैंने ठान लिया है कि मुझे कुछ भी नहीं करना, तो इसका मतलब कुछ नहीं करना। और आपको जो करना है करो ना, नहीं करना है तो मत करो। मुझसे मत कहो प्लीज। भगवान जाने कौन से परिस्थान से उतर के आई हो तुम, जो तुम्हारे इतने तीखे तेवर है। अरे अगर इतने ही तीखे तेवर रखोगे ना, तो भगवान जाने तुम तो अकेले ही रह जाओगी देवरानी जी। अरे अकेले आए हैं तो अकेले ही जाना है जेठानी जी। तो आप मुझे नसीहत मत दीजिए, मैं जैसी भी हूँ ना अच्छी हूँ। अब आपको अपना काम करना है तो कीजिए, वरना आप भी मत कीजिए। इतना कहकर अनु आराम से वहाँ से चली जाती है और बेचारी नीलम रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। कई घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार नीलम अकेले ही घर का सारा काम खत्म कर देती है। तभी उसके पास उसकी सास मीना आती है और बोलती है, क्या बात है बड़ी बहू, बड़ी देर लगा दी आज तूने काम करने में। चल अब काम कर ही लिया है तो एक कप चाय जरा बना दे, पीने का बहुत मन हो रहा है मेरा। माँ जी, आप भूल जाती हैं क्या कि घर में मैं अकेली बहू नहीं हूँ, आपकी एक और बहू है। तो आप उसे भी तो कह सकते हो ना चाय बनाने के लिए। मैं ही दिखती हूँ क्या आपको? आप उसको कुछ क्यों नहीं कहते हो? उसके सामने आपका मुंह सिल जाता है क्या? अरे तू तो जानती है ना बहू कि वो कल मुँह ही मुझे जवाब देती है। अब उससे क्या ही कहना, इसलिए तो मैं तुझे कहती हूँ, तू मेरी सबसे अच्छी बहू है। माँ जी, आप भी ना एकदम ना थाली के बैगन जैसे हो। अरे कभी इधर लुढ़कती हो तो कभी उधर लुढ़कती हो। जब कभी आपको काम होता है ना, तो आपको बस नीलम बहू की याद आती है, और काम खत्म तो बस छोटी बहू की याद आ जाती है आपको। माँ जी, अभी तो आप उसे कलमुही कह रहे हो, लेकिन जब वो आपके सामने आएगी ना, जब तो आपकी जुबान नहीं खुलेगी। नीलम इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अनु आ जाती और सारी बातें सुनकर हंसते हुए बोलती है, क्या तारीफ कर रही हो आप मेरी जेठानी जी? बात तो मेरी माननी पड़ेगी ना। अरे आपकी तरह भूखे नंगे खानदान से थोड़ी ना आई हूँ। भर भर के दहेज, पैसे, सोना चांदी सब कुछ लेकर आई हूँ। चाहूँ ना तो आप जैसे लोगों को मैं अपना नौकर बना के रख सकती हूँ। वो तो फिर भी मैं आप लोगों पर थोड़ा रहम कर लेती हूँ कि छोड़ो कोई बात नहीं, मेरे घर के ही लोग हैं। हर बात में ना पैसों को बीच में नहीं लाते। तमीज, जिम्मेदारियाँ और संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है दुनिया में। अच्छा, और बहुत सारी चीजें आपके पास है, तभी आपकी हैसियत नौकरों से भी ज्यादा नहीं है इस घर में। अरे बस करो, चुप हो जाओ तुम दोनों। एक कप चाय मांगी थी मैंने, तुम बना दोगी या मैं खुद ही बना लूं? और हाँ, अगर आप चाय बना ही रही हो ना, तो मेरे लिए भी एक कप बना दीजिए। और आप लोगों की ये घटिया बातें सुनकर मेरे सिर में तो दर्द होने लगा है। बेचारी नीलम कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप जाकर रसोई में चाय बनाती। जिसके बाद मीना और अन्नू बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हैं और नीलम चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। दरअसल बात ये थी कि अन्नू एक बहुत ही अमीर खानदान की बेटी थी, जिसके चलते उसमें बहुत ही ज्यादा घमंड था। साथ ही वो जुबान से बहुत ही ज्यादा तीखी थी। अन्नू अपने पैसे की ताकत के आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती और अपने ससुराल वालों पर भी अपना हुक्म चलाया करती। वहीं बेचारी नीलम एक गरीब घर की लड़की होती है। ऐसे ही एक शाम नीलम अपने पति उमेश से बोलती है, सुनिए जी, बहुत वक्त हो गया है मुझे ना मेरी माँ से मिले। और हाँ, कुछ दिन से ना माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। कि मैं क्या सोच रही थी कि कल आप ऑफिस जाते टाइम ना मुझे मेरी माँ के घर छोड़ देते, तो मैं उनके साथ थोड़ा ना वक्त बिता लेती और फिर 1-2 दिन में वापस भी आ जाऊंगी। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन तुमने माँ से बात की इस बारे में? हाँ, वो मैं ना उन्हें सुबह बता दूंगी जाते टाइम। चलो फिर ठीक है, सुबह तैयार हो जाना, छोड़ आऊंगा। ऐसे ही अगली सुबह नीलम तैयार होकर नीचे आती है, जहां अन्नू और मीना बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं। तभी नीलम को तैयार देखकर मीना बोलती है, अरे बहू, तू कहीं जा रही है क्या? बहुत दिन हो गए मुझे मेरी माँ से ना मिले हुए, तो मैं बस वहीं जा रही हूँ। उमेश जी ना मुझे ऑफिस जाते टाइम ना मेरी माँ के घर छोड़ेंगे,
और फिर मैं 1-2 दिन में वापस भी आ जाऊंगी। आपने ये प्लान अकेले अकेले कैसे बना लिया कि आप जा रही हैं? तो क्या 10 दिन पहले अर्जी डाल दूं कि मुझे अपनी माँ के घर जाना है? इसके लिए भी परमिशन चाहिए। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, आप ऐसा भी कर सकती हो। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको इतना बता दूं कि आप कहीं नहीं जा रही हो। मैं तुमसे पूछने नहीं आई हूँ कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। मैं मम्मी जी से पूछने आई थी, मतलब बताने आई हूँ कि मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। देखिए, आप कहीं नहीं जा सकती हो क्योंकि हमारे घर में अभी कोई फिलहाल नौकरानी तो है नहीं और माँ जी से शायद ही इतना काम हो पाए। तो फिर ऐसे में आपका जाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ और मैं काम काज छोड़ के अपनी मम्मी के घर नहीं जा सकती? क्या बात है, आप तो बड़ी ही समझदार हो, एक ही बार में मेरी बात भी समझ गई। अरे मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ और आपके सामने ये मेरी इतनी इंसल्ट करे जा रही है, बेइज्जती कर रही है और आप कुछ नहीं कह रही हो माँ जी, बस चुपचाप तमाशा देखे जा रही हो। बेटा मैं क्या ही कहूँ, सही तो कह रही है छोटी बहू। अब मुझसे कहाँ ही होगा कुछ, इतनी उम्र हो चुकी है मेरी। तू चली जाएगी तो मैं काम कैसे करूँगी घर का? तू मत जा बेटा। वाह माँ जी वाह, कमाल हो गया आज तो। मतलब इसने जो कह दिया आपने बस वही मान लिया कि यही सही है। आप चाहे कितना भी जोर लगा लो जेठानी जी, चलेगी तो इस घर में मेरी ही। इस घर की सबसे बड़ी मैं ही हूँ, समझ गई आप? और किसी की भी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने बोल सके। अन्नू की बातें सुनकर उमेश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वह जैसे ही अन्नू को कुछ बोलने लगता है, तभी अन्नू अपने तीखे वर्ड से उमेश की जुबान बंद कर देती है और बेचारी नीलम ये सब बढ़ते कलेश देखकर अपने पैर धमकाती हुई अपने कमरे में चली जाती है और किसी से कुछ भी नहीं बोलती। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं और गुजरते दिन के साथ अन्नू का स्वभाव और भी ज्यादा कड़वा और तीखा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन नीलम की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन बेचारी फिर भी घर के सारे कामों में लगी होती है। तभी वहाँ अन्नू आती है। अन्नू सुनो, आज ना मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज रात का खाना ना तुम्हें ही बनाना होगा। मैं कल सुबह ठीक हो जाऊंगी तो मैं कल से सारा काम मैं ही करूंगी। बस आज तुम रात का खाना मैनेज कर लो। आपने थोड़ी सी भांग पी ली है क्या दीदी? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आप मुझे यानी कि अपनी देवरानी से कह रही हैं कि मैं खाना बना दूं? आप होश में तो है या नहीं है? तभी आपने बोल दिया, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, आपने भांग पी है या नहीं? हाँ बाबा, मैं होश में हूँ, इसलिए तो तुम्हें बोल रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज रात का खाना तुम देख लेना। आपकी चाहे तबीयत खराब हो, चाहे आप वेंटिलेटर पर लेटी हो या फिर आईसीयू में भर्ती क्यों ना हो, घर में खाना बनाना, घर का काम करना या फिर कोई और चीज करना, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, समझ गई आप? अरे तुम बड़ी बदतमीज हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? आप जो मर्जी कह लो। और रही बात खाने की, तो मैं अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर लूंगी, बाकियों से मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई खाए या फिर ना खाए या फिर भूखा मर जाए, उनकी मर्जी है। इतना कहकर अनु वहाँ से चली जाती है, पर बेचारी नीलम फिर भी बीमारी की हालत में घर के सभी कामों में लगकर खाना भी बनाती है और टेबल पर लगा देती है। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं, पर नीलम वहाँ पर नहीं होती है और किसी को भी उसका ख्याल नहीं आता है। ऐसे ही देर रात जब उमेश कमरे में जाता है तो देखता है कि नीलम जमीन पर बेहोश गिरी हुई है। उमेश जल्दी से नीलम को उठाता है और उसे बिस्तर पर लेटा देता है और पानी की मदद से उस पर छिड़काव करता है, जिस वजह से उसे होश आता है और तभी उससे कहता है, नीलम, नीलम क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं कब बेहोश हुई मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, तुम ना लंबी लंबी सांसें लो। तुम्हारा बदन तो पूरा बुखार से तप रहा है। यार काम करने के लिए किसने कहा था तुमसे? तुमसे आराम नहीं किया जाता क्या? तो क्या करती मैंने अनु को तो कहा था ना, लेकिन वो है कि मेरी बात सुने तब ना, हमेशा की तरह बस अपने कड़वे लफ्ज बोलते गई और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण कोई कलेश हो घर में। बस अब तो हद पार हो चुकी है। ये अनु की बदतमीजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अरे इतना घमंड भी करना सही नहीं होता है।
अब तो समय आ गया है कि उसकी अकल को ठिकाने लगाना होगा। जी आप उससे क्यों उलझ रहे हैं? वो खामखा आपको सुना देगी। और वैसे भी कीचड़ में अगर पत्थर गिराते हैं तो उसके छींटे तो हमारे ऊपर ही आएंगे ना। आप रहने दीजिए, कुछ मत कहिए उससे। नहीं नीलम, ये बात सही नहीं है बिल्कुल भी। अरे आज तुम्हारी जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार वो है। अब से ना तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा वैसा करना, समझी? तब मैं देखता हूँ वो लाइन पे कैसे नहीं आती। सुबह का समय होता है और सभी लोग हॉल में बैठे आराम से एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी उमेश एक हाथ में बैग लिए और दूसरे हाथ से नीलम का हाथ पकड़े सभी के सामने आता है। माँ, मैं और नीलम हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या हुआ बेटा? ऐसा क्या हो गया जो तू बहू को लेके घर छोड़ के जा रहा है? माँ, हमारे घर के जो हालात है ना, उसको देखकर ही मैंने ये फैसला किया है कि मैं और मेरी पत्नी अब इस घर में नहीं रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब आप अपनी पत्नी का सपोर्ट करने के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तो बेहतर होगा मुझसे मुंह मत लगाओ। बेटा ये सब तो घरों में चलता रहता है। ऐसे घर के झगड़ों से नाराज नहीं होते हैं और ना ही घर छोड़ के जाते हैं। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा, मत जा। अरे जाना है तो जाओ ना, कौन रोक रहा है? माँ जी जाने दो इनको। उमेश और नीलम घर छोड़कर चले जाते हैं। नीलम के जाने के बाद अनु घर में एक नौकरानी को काम के लिए रखती है, लेकिन अनु के नखरे और उसके तीखे बोल और साथ ही उसका बुरा बर्ताव देखकर नौकरानी ज्यादा दिन नहीं टिकती। ऐसे ही अनु हर दिन कई नौकरानियां बदलती है, मगर उसके बुरे बर्ताव से नौकरानियां 2 दिन से ज्यादा घर में नहीं टिकती। ये देखकर अब अनु बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। देखिए माँ जी, मैंने भी अब घर में इतनी सारी नौकरानियां लाके देख ली हैं, पर कोई भी ना काम में टिकी नहीं। और आप तो जानती हो ना कि ये काम वाम करना मेरे बस की तो बात नहीं है। इसीलिए आज से घर के सारे काम ना आपको ही करने पड़ेंगे। ये तो क्या बोल रही है बहू? अरे मुझसे नहीं होता है घर का काम। देखिए माँ जी, अगर आपसे घर के काम नहीं होते ना, तो जैसे जेठानी जी घर छोड़ के गई है ना, आप भी घर छोड़कर जा सकती हो। मैं अपने आप देख लूंगी कैसे क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि जो मेरे काम का नहीं है उसे इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। कोई जिए चाहे मरे, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अरे बड़ी बेशरम है तू बहू, अपनी सास को घर से निकालने की बोल रही है तू। अरे बस बस, मैं ना यहाँ किसी को भी कुछ भी बोल सकती हूँ। आ गई आपको बात समझ में? इसलिए घर में रहना है ना, तो कल से चुपचाप काम पर लग जाना। और हाँ, मुझसे कोई सवाल जवाब करने की हिम्मत मत करना। इतना बोलकर अनु वहाँ से चली जाती है और बेचारी मीना अब काम के बोझ तले इतना दब जाती है कि हर दिन मीना को ढेर सारा काम करना पड़ता था और कुछ गलती होने पर अनु की जली कटी बातें भी सुननी पड़ती थी। ऐसे ही मीना को अपनी सभी गलतियों का एहसास हो जाता है कि किस तरह उसने बेचारी नीलम के घर में होते हुए भी उसकी कदर नहीं जानी और हमेशा बस अपनी छोटी बहू की ही बात को माना। ऐसे ही एक दिन मीना मंदिर जाती है और भगवान के आगे हाथ जोड़ते हुए बोलती है, हे भगवान मुझे माफ कर दे। जाने अनजाने में मैंने अपनी बड़ी बहू का बहुत दिल दुखाया है। उसकी सजा मुझे आज मिल रही है। काश के समय रहते हुए मैं उसकी कदर कर लेती, उसकी बातों को मैं समझ लेती, तो आज मुझे मेरे जीवन में ये दिन नहीं देखना पड़ता। इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरी छोटी बहू मुझ पे अत्याचार करती है और मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। उसे मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है। ऐसे जीवन से तो अच्छा है भगवान मुझे तू अपने पास बुला ले। इतना कहकर रोते हुए मीना जैसे ही पलटती है, तभी वह देखती है उसके बहू बेटे नीलम और उमेश उसके पीठ पीछे खड़े हुए। नीलम जल्दी से अपनी सास के पैर छूती है और उसे गले से लगाकर बोलती, माँ जी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? माँ जी आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, बस यही काफी है। अब से आप ना उस औरत के घर में नहीं रहोगी, अब से आप हमारे साथ रहोगे माँ जी। नीलम अपनी सास को अपने साथ अपने घर ले आती है, जहाँ मीना उमेश नीलम अब एक साथ रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब अन्नू को इस बात का पता चलता है तो वो अपने घमंड में इतनी डूबी होती है कि माफी तक मांगने अपनी सास के पास नहीं जाती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और गुजरते दिनों के साथ
अन्नू को अपने तीखे बोल और बुरे बर्ताव के चलते ये एहसास हो जाता है कि अब कोई भी उसके साथ नहीं है। उसे इस बात पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वो अपने परिवार के पास माफी मांगने वापस नहीं जा पाती।